हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आदर्श तिवारी एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको मिलता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन केजी से लेकर क्लास 12 तक। एनटीएससी, ओलंपियाड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सबके 100% फ्री लेक्चर्स आपको यहां पर अवेलेबल हैं। यहां पर कभी भी आपको एक या दो वीडियोस देखने के बाद कोई फी पे करने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि हम क्या कर रहे थे, तो हम एनसीईआरटी एंड आरडी शर्मा के एक बहुत ही परफेक्ट से कॉम्बो को सॉल्व कर रहे हैं। एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स आपको शिवानी मैम करवा रही हैं, आप जानते हैं उनको। और उसके बाद उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के बाद फिर आपको यहां पर आना है, जहां पर मैं आपके लिए आरडी के कॉन्सेप्ट्स, एक ओवरव्यू पूरे सारे कॉन्सेप्ट्स का, थ्योरम्स एंड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस इंक्लूडेड होते हैं, उनको लेकर आता हूं। तो हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, और वो होता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आप देख रहे हैं बहुत शानदार सा स्लाइडर बना हुआ है। यहां पर आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है क्लास 12 मैथमेटिक्स प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द बुक आरडी शर्मा। तो मैं ये आशा उम्मीद आपसे करके चल रहा हूं कि आपने शिवानी मैम के सारे लेक्चर्स देखे होंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ लिए होंगे, और उसके बाद आप इस लेक्चर पे आ रहे हैं ताकि आपके पास सारे जो प्री रिक्वायर्ड नॉलेज है वो है। टेंशन मत लो, यहां पर भी मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा और उसके बाद अपन क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन आप जानते हो कि यहां पर डायरेक्टली हम जो क्वेश्चंस पर जंप करते हैं वो काफी अच्छे लेवल के होते हैं। यहां पर प्रोबेबिलिटी आपने 2 सालों से पढ़ी हुई है। ठीक है, कब से भाई? आपने क्लास 10th में इसको स्टार्ट कर दिया था पढ़ना, और उसके बाद क्लास 11th में भी पढ़े हो आप। ठीक है, तो वहां पर आप जानते हो कि इवेंट्स क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं, एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एक्सियोम्स क्या होते हैं, याद है ना? मैं बता दूं एक्सियोम्स क्या होते हैं भाई। ऐसे ट्रुथ्स जिनको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है, उनसे हम दूसरी चीजों को प्रूव करते हैं, उनको हम ये मान लेते हैं कि हां भाई वो सच है, दैट नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। ठीक है, अब यहां पर एक्सियोमेटिक अप्रोच जो है, आप जानते हो प्रोबेबिलिटी की, इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं, उसके बाद क्या आपको पता है सैंपल स्पेसेस क्या होते हैं, आउटकम्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको मालूम है। तो एक क्विक कंसेप्ट का ओवरव्यू तो हम देखेंगे, बट क्वेश्चंस हम डायरेक्टली काफी अच्छे से स्टार्ट करेंगे। मतलब कि मैं यहां पर आपको ये नहीं बोलने वाला हूं कि एक कॉइन टॉस किया गया तो भाई बताओ कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। मैं ये भी नहीं बोलने वाला हूं कि 2 कॉइन टॉस किए और आप ये बताओ कि ईदर हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। या यहां पर मैं बोलता हूं कि एक डाइस ईदर हेड और टेल, तो आप बोलोगे भाई ये तो फिर दोनों श्योर इवेंट ही हो जाएगा, श्योर इवेंट, इंपॉसिबल इवेंट, ये सब कुछ पढ़ा होगा आपने। डाइस थ्रो करते हो, मैं बोलता हूं ईदर अ नंबर लेस देन 3 और अ नंबर ग्रेटर देन 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये सारी चीजें आपको मालूम ही है, काफी इजी सी चीजें हैं। ये नहीं मालूम है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इसके ऊपर वीडियोस बना दूंगा। वैसे 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी की वीडियोस, लेक्चर्स आप देख सकते हो, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और फिर शिवानी मैम के वीडियोस आपने सारे देखे हुए हैं। हम डायरेक्टली अच्छे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस और सेट थ्योरी जो कि अपने 11th क्लास के होते हैं ये नहीं किए हैं, तो प्लीज जाकर करके आइए, इनको अच्छे से सारी चीजें समझ कर आइए। मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं आपके लिए 11th क्लास के। 11th क्लास में आपके पास सेट के लिए आरडी शर्मा, एनसीईआरटी एग्जाम्पल सबका सॉल्यूशन है। सिमिलरली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के लिए भी आरडी शर्मा, सेट, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सबका सॉल्यूशन है। तो उनको देख कर आओ, क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी यहां पर प्रोबेबिलिटी में, अभी तक आप ये जान चुके होंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रिवीजन वाली बात थी, तो मैंने पहले से और भी चीजें बता दी। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है यहां पर लिखा हुआ है कि हमें रिवाइज करने चाहिए, तो वो आप कर लो। और इसके बाद आप थोड़ी सी डेफिनेशंस हम जल्दी से पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चीजें हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? तो रैंडम एक्सपेरिमेंट मैं अगर आपको नॉर्मली समझाऊं तो कोई एक एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर रहे हो, बार बार परफॉर्म कर रहे हो, और उसका जो आउटकम है हर बार कुछ अलग आता है। मतलब कि ऐसा नहीं होता है कि एक ही आउटकम बार बार रिपीट हो। ठीक है, एक ही आउटकम बार बार रिपीट हो, ऐसा नहीं होता। कभी कोई सा आउटकम आ रहा है, कभी कोई सा आउटकम आ रहा है। तो ऐसे आउटकम, ऐसे एक्सपेरिमेंट को जिसके जो आउटकम हो वो भाई बायस्ड तरीके से ना आए, सिर्फ एक ही आउटकम बार बार रिपीट ना हो, वो कहलाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं यहां पर? व्हेन रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस, हमेशा आइडेंटिकल कंडीशंस की ही बात की जाती है यहां पर। ठीक है, डू नॉट प्रोड्यूस द सेम आउटकम एवरी टाइम, हर बार एक ही आउटकम ना आए, यही मैं आपसे बोल रहा था। इन अ ट्रायल is one of the several possible outcomes, then such an experiment is called, but the outcome in a trial is one of the several possible outcomes, then such an experiment is called a random experiment or a probabilistic experiment.
ठीक है, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो एक ही सेम आउटपुट हर बार प्रोड्यूस ना करे एक ट्रायल में, बल्कि सेट ऑफ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, डिफरेंट आउटकम्स हो वो, ठीक है, सेवरल पॉसिबल आउटकम्स, तो वो कहलाता है आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्योंकि वहां पर कभी भी आप एकदम गारंटी के साथ ये नहीं बोल सकते कि भाई कि इसका तो यही आउटकम आएगा, ये ट्रायल हम कर रहे हैं और इसका जो रिजल्ट आने वाला है ये हम जानते हैं, ठीक है। बट यहां पर कई सारे ऐसे भी होते हैं एक्सपेरिमेंट जिनका रिजल्ट क्या आने वाला आप जानते हो। जैसे कि अगर आप मैग्नेट ब्रेन से सारे के सारे कोर्सेज अच्छे से करके पढ़ाई करते हो तो आपका जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा आने वाला है, तो ये एक श्योर इवेंट है, इसका रिजल्ट आप जानते हो, ठीक है। बट यहां पर हम रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, यहां पर जो रिजल्ट है वो अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा भाई, एलिमेंट्री इवेंट। तो इफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म देन ईच ऑफ इट्स आउटकम इज नोन एज एन एलिमेंट्री इवेंट। मतलब कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है, दो कॉइन्स आपने टॉस कर दिए हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं बोलता हूं दो कॉइन्स आपने टॉस किए हैं, तो आपके पास क्या क्या आउटकम्स बन सकते हैं, तो दो हेड आ सकते हैं, एक हेड एक टेल आ सकता है, एक टेल एक हेड आ सकता है, या फिर दो हेड्स आ सकते हैं, दो टेल्स आ सकते हैं, सॉरी। तो यहां आप क्या बोलोगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया तो हर एक आउटकम जो है यहां पर, इसका हर एक आउटकम जो है वो क्या कहलाता है, एलिमेंट्री इवेंट। इसका हर एक आउटकम इसका क्या कहलाता है, एलिमेंट्री इवेंट। और ये बातें आप जानते होंगे। सैंपल स्पेस क्या होता है, अभी यहां पर मैंने एक चीज बनाई नहीं है। हम जब भी बात करते हैं इवेंट्स की या सैंपल स्पेसेस की, तो वो क्या होता है, क्या वो एक टाइप ऑफ सेट होता है, हां या ना। मुझे सिर्फ कमेंट सेक्शन पे इतना बताना है कि हां या ना, सेट होता है या फिर नहीं होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब क्या सैंपल स्पेस, तो अब आपका जो क्वेश्चन मैंने पूछा था इससे पहले उसका आंसर आपको मिल जाएगा। सैंपल स्पेस क्या होता है, तो सैंपल स्पेस इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ये हर पॉसिबल आउटकम का सेट होता है, ठीक है। मतलब कि एक एक्सपेरिमेंट आपने किया और उसके सारे पॉसिबल आउटकम्स को रिकॉर्ड किया कि भाई क्या क्या आ सकते हैं, तो उनका जो एक सेट आपने बनाया, जैसे आपने बोला था कि दो कॉइन आपने टॉस किए तो उनके सेट क्या बनता है भाई, उसका आउटकम्स क्या होते हैं, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। तो इसका जो आप सेट बना दोगे यही कहलाता है सैंपल स्पेस, और इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल एस से। सेट्स को हम किसी भी एक कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, याद होगा आपको। करली ब्रेसेस के अंदर उसके सारे एलिमेंट्स को हम शो करते हैं। तो भाई यहां पर ये जो सेट है जिसमें सारे आउटकम्स को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो वो कहलाता है सैंपल स्पेस। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अरे ये सारी बातें तो मालूम होगी ना आपको, पढ़ी होंगी आपने, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि एक कॉइन को आप टॉस करते हो, एक कॉइन को आप टॉस करते हो तो वहां पर आपके पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 होते हैं। अब कॉइन के टॉस को बढ़ाते जाओ या फिर कॉइन्स के नंबर को बढ़ाते जाओ, तो अगर मैं बोलता हूं 2 कॉइन को टॉस करते हो या एक कॉइन को 2 बार टॉस करते हो तो यहां पर पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे 2 की पावर 2, 3 बार करते हो तो 2 की पावर 3, ऐसे ही आउटकम्स की जो पावर है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। तो अब यहां पर आपके पास, अच्छा ये क्यों बढ़ती जाती है ये पता है क्या आपको? अच्छा क्यों होता है ऐसा, मतलब ये हम जानते हैं, एक्सपेरिमेंट हम करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, मतलब हाँ ये अपन कैलकुलेट करके पता लगा सकते हैं, लेकिन थ्योरेटिकली क्या समझ सकते हैं हम कि ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं समझ सकते हो तो इसका रीजन मैंने क्लास 11th की प्रोबेबिलिटी में दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हो। लेकिन एक बार मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद से भी ट्राई करो ये सोचने का कि जब हम सेट्स की बात कर रहे हैं सारी चीजों में, यहां पर 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 ऐसा क्यों बढ़ते जा रहा है? एक बार इसका आंसर मुझे देने की कोशिश करो कि आउटकम्स की पावर को हम क्यों इंक्रीज करते जाते हैं। चलो अब ये सैंपल स्पेस जो है ये क्या हो गया आपका, एक ऐसा सेट जिसमें सारे पॉसिबल आउटकम्स को आप लिस्ट कर देते हो, ठीक है। तो यहां पे क्या बोला, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट कॉल्ड द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद इट, ठीक है। चलो तो क्लियर करके आगे चलते हैं। इसके बाद इवेंट क्या होता है, तो इवेंट कुछ नहीं होता है भाई, जो सैंपल स्पेस है उसका कोई भी एक सबसेट ले लो। सबसेट मालूम है आपको, जैसे मैं बोलता हूं कि एक सेट है आपके पास ए, उसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं ए कॉमा बी कॉमा सी, और मैं कोई बोलता हूं एक सेट है आपके पास बी, उसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं बी कॉमा सी।
तो बी में आने वाला हर एक एलिमेंट ए में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो आप क्या बोलते हो, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। याद है ये बात आप लोगों को, सेट में पढ़ा हुआ है आपने सब कुछ। तो यहां पर हमने क्या बोला, इवेंट जो होता है, इवेंट जो होता है वो क्या होता है, तो वो हमारे सैंपल स्पेस का एक सबसेट होता है। इवेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस का एक सबसेट। जैसे मैं बोलता हूं सैंपल स्पेस आपके पास क्या था, दो कॉइन को आपने टॉस किया था, तो एच एच, एच टी, टी एच, टी टी का एक सेट। अब मैं एक इवेंट बोलता हूं, इवेंट वो है अकरेंस ऑफ टू हेड। तो टू हेड्स को अकर करने का यहां पर आपको दिख रहा है कोई आउटकम ऐसा है क्या, तो आप बोलोगे हाँ है बिल्कुल। इस इवेंट को आप क्या बोल सकते हो, दो हेड अकर कर रहे हैं, मतलब कि सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है इसमें, और ये क्या है भाई, एच एच का एक सेट। अब आप यहां पर देखोगे ये जो इवेंट आ रहा है आपका वो क्या है, सबसेट है सैंपल स्पेस का। क्योंकि आप यहां पर जब भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आप आउटकम्स लोगे, इसके एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स लोगे और उन्हीं से आप इवेंट को बनाओगे। मतलब उनके जो भी इवेंट्स को आप डिस्क्राइब करोगे वो एक्चुअल में उस एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स के थ्रू ही तो बनेगा। और हम जानते हैं कि सैंपल स्पेस में तो सारे ही आउटकम्स आ जाते हैं, तो इवेंट जो भी आएगा, इवेंट जो भी आएगा वो सैंपल स्पेस का सबसेट होगा ही होगा, क्योंकि सैंपल स्पेस में तो सारे आउटकम्स कंटेन किए हुए हैं। कोई और आउटकम, कोई और इवेंट आप बोलकर देख लो, जैसे आप बोलते हो अकरेंस ऑफ वन हेड, तो उसको मैं बी से डिनोट कर देता हूं, बी सेट। अब यहां पर एक हेड के अकरेंस का कौन कौन से पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो आप बोलोगे एक है एच टी, एक है टी एच, और कोई नहीं है। अगेन आप ये देख पा रहे हो कि ये जो है ये सबसेट है किसका, अपने सैंपल स्पेस का। तो याद रखना इवेंट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। क्लियर है ये बात। चलो, अकरेंस ऑफ एन इवेंट, किसी, अभी अकरेंस मैंने इतनी बार बोल दिया है, आपको ये बात तो वैसे भी पता होगी और समझ भी गए होगा। अकरेंस ऑफ एन इवेंट का क्या मतलब होता है कि भाई जब किसी इवेंट से रिलेटेड कोई आउटकम आ जाए अपने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के तौर पर, तो उसको हम बोलते हैं कि वो इवेंट अकर कर गया। जैसे आप बोलते हो, इससे पहले आपने बोला कि यहां पर आपने बोला कि भाई दो हेड्स आ गए, तो आपका कौन सा इवेंट, इवेंट ई अकर हो गया। आपने बोला आपने एक कॉइन टॉस किया, एक हेड आ रहा है, एक हेड आ रहा है मतलब कि कौन सा इवेंट अकर हो गया, बी इवेंट अकर हो गया। तो यहां पर यही बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, तो इसको समझते हैं थोड़ा सा अपन। एन इवेंट एसोसिएटेड टू अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज सेड टू अकर, मतलब वो इवेंट हो रहा है ऐसा बोला जाएगा कब, इफ एनी वन ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट्स बिलोंगिंग टू इट इज एन आउटकम। मतलब कि यहां पर इस इवेंट के को बिलोंग करने वाले जो भी एलिमेंट्री इवेंट्स है, मतलब जो इस सेट में आ रहे होंगे अलग अलग आउटकम्स, उनको ही एलिमेंट्री इवेंट्स बोलते हैं ना, अभी अपन ने देखा था। इनमें से कोई सा भी एक इवेंट अगर होता है तो आप बोलोगे कि भाई ये इवेंट अकर कर गया, मतलब एक हेड आ गया। ठीक है, भले टी एच आए, एक टेल आए एक हेड आए, या फिर एच टी आए, लेकिन हम क्या बोलेंगे, इवेंट बी अकर किया है। जरूरी नहीं कि दोनों ही एक साथ आए, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन इन दोनों में से कोई सा भी एक एलिमेंट्री इवेंट अगर आ जाता है तो आप बोलते हो कि इवेंट बी हैज अकर्ड। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ये क्लियर करके कॉन्सेप्ट एकदम चलते हुए चलना है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना, ये जो वर्ड्स हैं यहां पर, वही बहुत ट्रिकी हो जाते हैं। क्वेश्चन में वही नहीं समझ पाते हम, यार सैंपल स्पेस बोल रहा है, ये आउटकम बोल रहा है, ट्रायल बोल रहा है, क्या हो रहा है ये समझ नहीं आ रहा। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझते हुए, हर बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलना है, क्योंकि ये चैप्टर जो 10th में हमें बहुत ईजी लगता था, 11th में उसने अपना थोड़ा सा रंग दिखाया, और 12th में ना ये पूरे मतलब अपने सारे जो असला और बारूद है उनके साथ आकर आप पर हमला कर देता है। अब हमें सिर्फ गार्ड नहीं करना है, हमें भाई दोबारा से इस पर रिटर्न हमला भी करना है। तो उसके लिए हमारे पास सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूलेज रेडी होने चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही लॉजिकल और मोस्ट प्रोबेबली मैं ये बोलना चाहूंगा क्लास 12th का सबसे लॉजिकल चैप्टर होता है।
और सबसे कंफ्यूजिंग भी हो सकता है अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो। तो प्रोबेबिलिटी बस नाम की प्रोबेबिलिटी रह गई है अब, जो कि हमें बहुत इजी लगती थी। अब यार यहां पर आपने क्या क्या पढ़ना है, तो आप जानते हो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़नी है आपको, बेस थ्योरम पढ़ेंगे हम, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे हम, सारी चीजें देखते हुए चलेंगे यहां पर। तो वो सारी ही चीजें जो हैं काफी अच्छी कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। तो बेसिक्स अच्छे से क्लियर करना है, जो मैं वर्ड्स बताते जा रहा हूं उन सबको अच्छे से समझते हुए चलना है कि मैं क्या बोल रहा हूं क्या नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, ठीक है। और अब जो भी इवेंट अकर कर रहा है, ठीक है, तो हम बोलेंगे इवेंट ए हैज अकर्ड। अगर कोई इवेंट ए है तो वो अकर किया है। अगर वो नहीं किया है तो आप क्या बोलोगे, नॉट ए, इवेंट नॉट ए हैज अकर्ड। ठीक है, अब इवेंट ए को आप ए से शो करते हो और नॉट ए को आप ए डैश से या फिर ए बार से। नॉट ए का मतलब क्या है कि जो अपना ए इवेंट है उससे रिलेटेड चीज अकर नहीं की गई है। तो क्लियर है ये बात आपको अच्छे से? ठीक है, तो यहां पर जैसे मैं बोलता हूं आपसे नॉट ए का मतलब क्या होता है, तो आप यहां पर बोलोगे कि अगर मैं एक, वही करते हैं अपन भाई, क्या करते हैं, मैं बोलता हूं आपके पास सैंपल स्पेस क्या है, तो वो है एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। ए को मैं बोलता हूं एच टी टी एच, मतलब ओनली वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हम वो बात कर रहे हैं। ठीक है, या ओनली वन हेड आने के पॉसिबल आउटकम्स, तो वो दो होंगे। नॉट ए की बात कर रहा हूं, मतलब वन हेड ना आए। ठीक है, वन हेड ना आए, तो एक हेड नहीं आया तो क्या आ सकते हैं, दो हेड आ सकते हैं, या फिर दोनों टेल हो, एक भी हेड ना आए। तो आपने क्या देखा कि भाई ए जो है वो एच टी और टी एच है, और ए डैश जो है या ए बार जो है ये नॉट ए होता है, मतलब ए नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है, तो ए बार हो रहा है, और ए बार वो एलिमेंट्स होते हैं सैंपल स्पेस के, उन आउटकम्स को वो लेकर सेट बनाता है जो कि ए में नहीं आ रहे होते हैं। तो सेट अगर आपको क्लियर है, सेट के कॉन्सेप्ट, तो आप यहां पर देख सकते हो कि ए जो होता है वो एस माइनस ए डैश के बराबर होता है, या फिर ए डैश को आप बोल सकते हो एस माइनस ए के बराबर। सैंपल स्पेस से आप माइनस कर रहे हो। अगर आपको ये बात याद होगी तो थोड़ा सा मैं और बता दूं कि हमने जब सेट पढ़ा हुआ था तो उसमें यूनिवर्सल सेट नाम का एक सेट पढ़ा था। यूनिवर्सल सेट कौन सा सेट होता था, जो कि एक गिवन पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, एक किसी कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे होते थे हम उस टाइम पर, एक किसी क्वेश्चन की बात कर रहे होते थे हम उस टाइम पर, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमको क्या करता था, तो हम हमारे सारे सेट्स के एलिमेंट को वो कंटेन करता था, हमारे सारे सेट्स के एलिमेंट को वो कंटेन करता था। क्लियर है ये बात? तो अब आप यहां पर बोलोगे भाई कि एस जो है वो यहां पर किसी भी एक गिवन एक्सपेरिमेंट की बात की जाती है, तो उस केस में एस जो होता है वही यूनिवर्सल सेट होता है, क्योंकि वो सारे जो आउटकम्स है उनको कंटेन कर रहे हैं। तो यहां पर जितने भी इवेंट्स बनेंगे उनके सारे एलिमेंट्स को एस कंटेन कर रहा होगा, तो वो इवेंट्स का क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। और हम जानते हैं कि ए एक इवेंट है तो ए डैश उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहलाता था। ए अगर एक सेट होता तो ए डैश उसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट कहलाता था ना। तो यहां पर हमें ये मालूम है कि ए प्लस ए डैश दोनों मिलकर क्या बनाते थे, तो वो यूनिवर्सल सेट बनाते थे। यहां पर वो यूनिवर्सल सेट कितना है, सैंपल स्पेस। तो हमेशा याद रखना ए और उसका कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो मिलकर क्या बनाता है, सैंपल स्पेस। तो ये बातें आपको यहां पर याद रखकर चलनी है। ए क्या होता है, नॉट ए क्या होता है, ए प्लस ए डैश क्या होता है। ठीक है, चलो अब सर्टन और श्योर इवेंट। श्योर इवेंट मतलब कि जो होगा ही होगा, जिसको 100% होना ही है। ठीक है, तो श्योर इवेंट का क्या मतलब होता है कि भाई ऐसे इवेंट जिनके होने के चांसेस 100% हो, कि भाई अगर कभी भी एक एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर रहे हो तो ऐसा ही होगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं बोलता हूं, एक डाई को आपने थ्रो किया है, तो उसमें सैंपल स्पेस क्या हो जाएगी, सारे आउटकम्स क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो इस केस में क्या हो जाएगा भाई, 6 आउटकम्स हैं। अब अगर एक श्योर इवेंट बनाना है तो इवेंट मेरे ऐसा होना चाहिए जिसमें सारे आउटकम्स आए, है ना। तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, इवेंट occurrence of a number greater than
या हम अब यहां पर बोल देता हूं इजीली अ नेचुरल नंबर लेस देन 7। तो आप जब भी डाइस थ्रो करोगे तो हमेशा जो आपका नेचुरल नंबर है, मतलब हमेशा जो आपका आउटकम है वो 7 से तो कम ही आएगा ना, 7 से ज्यादा तो वो आ नहीं सकता। तो आप क्या बोलोगे, डाइस आप जब भी थ्रो कर रहे हो तो आपका जो आउटकम आएगा वो हमेशा 7 से कम आएगा। मतलब इस इवेंट का अगर मैं एक सेट बनाऊंगा तो वो कितना आएगा, तो इवेंट ई ही बोल देता हूं मैं, तो उसका सेट आ जाएगा भाई, बना सकता है कि हाँ 2 3 4 5 6 सब कुछ आ सकते हैं। तो यहां पर आप बोलोगे कि जब भी मैं डाइस थ्रो करूंगा इवेंट ई अकर करेगा ही करेगा, क्योंकि एक नंबर लेस देन 7 आएगा ही आएगा। तो आपने बोला कि ये कैसा इवेंट हो गया, तो ये इवेंट हो गया श्योर इवेंट। ठीक है, तो श्योर इवेंट के केस में एक्चुअल में जो इवेंट होता है वो इक्वल होता है सैंपल स्पेस के। इवेंट में जो भी आउटकम सारे होते हैं वो सैंपल स्पेस में आने वाले सारे आउटकम्स को कंटेन कर रहे होते हैं, मतलब सारे आउटकम्स को कंटेन कर रहा होता है इवेंट अपना। क्लियर है? तो यहां पर ये लोग क्या बोल रहे हैं, इसको भी देख लेते हैं। एन इवेंट एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ सर्टेन इवेंट और श्योर इवेंट इफ इट ऑलवेज अकर्स व्हेनेवर द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड। मतलब जो होगा ही होगा जब भी एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करोगे। जैसे मैं बोलता हूं एक कॉइन को टॉस किया है, द आउटकम विल बी ईदर हेड और टेल, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। हेड या टेल में से कुछ एक आएगा ही आएगा। तो आप बोलोगे हाँ भैया ये तो 100% श्योर इवेंट है। क्यों है श्योर इवेंट? क्योंकि आप ये बात जानते हो कि जब भी कॉइन टॉस करोगे तो दो ही पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, हेड और टेल, और आपका इवेंट जो है वो उन दोनों ही पॉसिबल आउटकम को कंटेन कर रहा है। मतलब इवेंट जो है वो सैंपल स्पेस के बराबर है, मतलब श्योर इवेंट है। बात क्लियर हो रही है कि नहीं? अब इम्पॉसिबल इवेंट, तो एक ऐसा इवेंट जो होना पॉसिबल ही ना हो। जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो तो कोई भी उसका आउटकम पॉसिबल ही ना हो कि आ जाए, तो वो होता है इम्पॉसिबल इवेंट। अब आप जानते हैं इम्पॉसिबल इवेंट क्या होते हैं? एक एग्जांपल आप देकर बताओ ना मुझे यार, थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा इंटरैक्टिव रहा करो ना। तो इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या होते हैं? तो इम्पॉसिबल इवेंट्स होते हैं, आप बोलोगे अगर मैं एक डाइस थ्रो करता हूं 1 2 3 4 5 6, उसमें आउटकम्स हैं आपके पास, ठीक है। आप बोलते हो इवेंट ई अकरेंस ऑफ नंबर ग्रेटर देन 6। तो अब आप बोलोगे यार कि कोई भी इवेंट आप देख लो, यहां पर कोई भी इवेंट ऐसा, मतलब कोई भी आउटकम आप देख लो, तो कोई भी आउटकम ऐसा हो पाएगा क्या जो कि जिसमें आपके पास जो नंबर है वो कैसे आए, ग्रेटर देन 6 आए? तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा भाई। डाइस आप थ्रो कर रहे हो तो 1 से लेकर 6 तक बस 6 ही आउटकम है आपके पास, और आपके पास 6 से बड़ा नंबर ही नहीं है। 6 से बड़ा अगर नंबर नहीं है आपके पास तो आप बोलोगे कि भाई ये इवेंट पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है बात? तो यहां पर आपने बोला क्या कि भाई यहां पर इवेंट पॉसिबल नहीं है। अब ये वाला इवेंट पॉसिबल नहीं है तो आप क्या बता सकते हो इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे, कौन से आउटकम्स आएंगे? तो आप यहां पर बोलोगे भाई इवेंट पॉसिबल ही नहीं है, मतलब इसके कोई भी आउटकम्स आ ही नहीं रहे होंगे। तो मतलब कि कैसा सेट होगा? तो ये सेट जो होगा वो होगा नल सेट, क्योंकि इसमें कोई भी आउटकम्स पॉसिबल नहीं है कि आए। तो हमेशा याद रखना कि इवेंट जो भाई अपना इम्पॉसिबल इवेंट होता है वो एक नल सेट होता है। क्लियर है? तो इसको क्लियर करें अपन यहां पर। चलो तो आगे क्या बोल रहा है अब इसको भी देख लेते हैं। तो कंपाउंड इवेंट क्या होता है? तो भाई दो टाइप के इवेंट होते हैं, मैं दोनों चीजें आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। पहला इवेंट होता है भाई सिंपल इवेंट, ऐसा इवेंट जिसमें सिर्फ एक ही आउटकम, ठीक है, एक ही एलिमेंट्री आउटकम हो, वो इवेंट कहलाता है सिंपल इवेंट। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा था इससे पहले कि भाई अगर आपके पास सैंपल स्पेस है वही वाली कौन सी अपनी HH, HT, TH और TT की, और मैं बोलता हूं इवेंट दो हेड को अकर करने का, तो वो जो इवेंट होगा उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट्री इवेंट आएगा, तो वो कैसा हो गया, एक सिंपल इवेंट। ठीक है, अब कंपाउंड इवेंट की बात मैं करूंगा तो कंपाउंड इवेंट क्या होता है? तो कंपाउंड इवेंट जिसमें एक या एक से ज्यादा, मतलब एक नहीं, एक आएगा तो वो सिंपल हो जाएगा, एक से ज्यादा, मोर देन वन एलिमेंट्स हो। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं
वन हैड, तो उसको मैं बी से डिनोट करता हूं, तो उसको मैं बोल सकता हूं एच टी और टी एच। एटलीस्ट वन हैड, ए से मैं डिनोट करता हूं, कम से कम एक हेड आए। एक हेड से ज्यादा वाले चलेंगे, एक हेड से कम वाले नहीं चलेंगे। तो ये जो इवेंट्स हैं जिनमें एक से ज्यादा इवेंट्स हैं, एक से ज्यादा आउटकम्स हैं, तो वो कैसे हैं भाई, तो वो है अपने कंपाउंड इवेंट्स, ठीक है। एन इवेंट एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कंपाउंड इवेंट इफ इट इज द डिसजॉइंट यूनियन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्री इवेंट्स। मतलब दो और दो से ज्यादा, मैंने मोर देन वन बोला था, इन्हें टू और मोर बोल दिया, बात वही है, टू भी इंक्लूडेड है इनके में और टू से ज्यादा भी। मैंने मोर देन वन बोल दिया तो आप जानते हो कि मोर देन वन क्या होता है, टू होता है, और टू से ज्यादा बाकी सारे, ठीक है। तो जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्री इवेंट्स हों वो होता है अपना क्या, एक कंपाउंड इवेंट, ठीक है। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो होते हैं जिनका इंटरसेक्शन फाई होता है, मतलब कि उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्री इवेंट्स या कॉमन आउटकम्स नहीं आ रहे होते। जिनमें कोई भी कॉमन आउटकम्स नहीं आएंगे वो कहलाते हैं आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। तो यहां पर क्या बोल रहा है, टू और मोर इवेंट एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव or impossible events if the occurrence of any one of them prevents the occurrence of all other, if no two or more of them can occur simultaneously in the same trial। मतलब कि ऐसे इवेंट्स जो कि साइमल्टेनियसली नहीं अकर कर सकते, मतलब एक साथ दो चीजें, ऐसी चीजें एक साथ नहीं आ सकती, जो वो कहलाती हैं आपकी कौन सी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एग्जाम्पल लेकर समझाता हूं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, और जो डेफिनेशन मैंने बोली है उसको आप समझोगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा ये कि भाई ऐसे दो इवेंट्स जिनका इंटरसेक्शन कैसा हो, जीरो हो, जो डिसजॉइंट सेट्स फॉर्म करें। डिसजॉइंट सेट्स याद है आपको ना, सेट से, तो ऐसे इवेंट्स जो डिसजॉइंट सेट फॉर्म करते हैं वो होते हैं आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं आपका एक सैंपल स्पेस लेते हैं, सबसे पहले तो अपन डाइस को थ्रो किया अपन ने और सैंपल स्पेस आ रही है 1 2 3 4 5 6। एक इवेंट बोलता हूं मैं नंबर ग्रेटर देन 3 का, तो हो जाएगा 4 5 6, और एक इवेंट में बोलता हूं नंबर लेस देन 3 का, तो हो जाएगा 1 2। अब ये दोनों ही इवेंट कभी एक साथ अकर कर सकते हैं क्या, तो आप बोलोगे दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि कोई भी एक एलिमेंट अकर करे, कोई भी एक एलिमेंट आए, कोई भी एक आउटकम आए, और हम ये नहीं बोल पाएंगे कि ए और बी दोनों अकर कर गए, ए और बी दोनों अकर कर गए, ऐसा नहीं बोल पाएंगे हम, ठीक है। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं, मान लो यहां पर एक सी होता और उसमें आ रहा होता 1 4 5, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर बोलता कि भाई जो एक्सपेरिमेंट हमने किया, जब हमने डाइस रोल किया तो उसमें 1 आ गया, 1 आ गया, तो 1 जो है वो सी का भी पार्ट है, 1 जो है वो बी का भी पार्ट है, मतलब बी और सी साइमल्टेनियसली अकर कर गए। बात समझना है, यहां पर साइमल्टेनियसली अकर कर गए का मतलब क्या हो रहा है, दोनों एक साथ हो गए। इसके बाद मैं बोलता हूं कि भाई डाइस मैंने रोल किया, उसमें 4 आ गया, 4 आ गया, तो आप देखोगे भाई 4 तो सी का भी पार्ट है, 4 ए का भी पार्ट है, मतलब ए इवेंट में भी 4 आ रहा है और सी से भी एसोसिएटेड इवेंट है 4, तो आप बोलोगे भाई कि ए और सी दोनों इवेंट अकर कर गए। तो यहां पर ए और सी, बी और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, लेकिन ए और बी में कोई भी ऐसा कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा है जिसको देखकर मैं ये बोल पाऊं कि भाई अगर वो हमारा रिजल्ट आ गया एक्सपेरिमेंट का तो ए और बी दोनों साइमल्टेनियसली अकर कर जाएंगे। तो अगर दोनों साइमल्टेनियसली अकर नहीं कर पा रहे हैं इनके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो हम क्या बोलेंगे कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। ये दोनों कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो इन्हें क्या बोला था, टू और मोर इवेंट्स एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इम्पॉसिबल इफ द अकरेंस ऑफ एनी ऑफ देम प्रिवेंट्स द अकरेंस ऑफ ऑल अदर। एक हो रहा है ए तो बी नहीं होगा, ये ऑब्वियस सी बात है, और बी हो रहा है तो ए नहीं होगा, तब ये दोनों क्या कहलाएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दैट इज इफ नो टू और मोर ऑफ देम कैन अकर साइमल्टेनियसली, ये दोनों साइमल्टेनियसली अकर नहीं कर पाएंगे तब वो कहलाएंगे क्या, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्लियर है ये बात, हमेशा याद रखना
कि अगर ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो यहां पर ये सेट्स हैं, और ये सेट कैसे दिख रहे हैं, जिनका इंटरसेक्शन कैसा है, फाई है। इनका इंटरसेक्शन कैसा है, फाई है भाई, ठीक है। तो याद रखना इस बात को, ये डिसजॉइंट सेट्स होते हैं तब जाकर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बनते हैं। अब आते हैं अपन एग्जॉस्टिव इवेंट्स में। तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, ऐसे इवेंट्स जिनका जब हम यूनियन लें या जिनको हम जब ऐड करें, जिनके हम सारे आउटकम्स को अगर टोटल में ऐड करके मिला दें तो हमें पूरा का पूरा सैंपल स्पेस का सेट बन जाए, वो कहलाता है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। वो कहलाते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। क्या है यहां पर, क्या बोल रहे हैं, 2 और मोर इवेंट्स एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर एग्जॉस्टिव इफ देयर यूनियन इज द सैंपल स्पेस। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं, आपने डाइस थ्रो किया, आपके पास जो सारे इवेंट्स आ रहे हैं वो 1 से लेके 6 तक हैं। इसके बाद आप बोलते हो भाई इवन नंबर आने के कितने चांसेस हैं यहां पर, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 2। चलो इवन वाला अभी नहीं करते हैं, हम यहां पर बोलते हैं नंबर ग्रेटर देन 2। तो ग्रेटर देन 2 नंबर आने के कौन कौन से, मतलब कौन कौन से चांसेस हैं, तो इसको मैं ए इवेंट से डिनोट करता हूं, और यहां पर ग्रेटर देन 2 कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो 3 4 5 6। ठीक है, अब मैं बोलता हूं नंबर लेस देन 4, वो कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं भाई, उसको मैं बी सेट से डिनोट करता हूं, और ये आ जाएंगे आपके 1 2 3 4। लेस देन 4 है ना, तो 1 2 3। अब अगर मैं बोलता हूं ए यूनियन बी कीजिए, ए यूनियन बी, तो आपको क्या दिखेगा, ए और बी का जब यूनियन करोगे आप तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे उसमें भाई, 1 2 3 3 4 5 6। 3 2 बार आ रहा है, उनको एक ही बार लिखेंगे, यूनियन करके हम एक ही बार लिखते हैं, एलिमेंट्स को 2 बार लिस्ट करते नहीं सेट के अंदर, कोई सेंस नहीं होता, हम जानते हैं इस बात को। तो यहां पर कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि ए यूनियन बी क्या बना रहा है, तो ए यूनियन बी बना रहा है आपका सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 पूरा का पूरा। तो ऐसे दो सेट्स जिनका जो यूनियन हो वो क्या बना ले, सैंपल स्पेस बना ले, तो आप क्या बोलोगे कि वो कैसे होते हैं, म्यूचुअली नहीं, ये कैसे होते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव। ठीक है सॉरी। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या हर एग्जॉस्टिव इवेंट्स जो होते हैं उनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना जरूरी है क्या, तो आप बोलोगे नहीं है बिल्कुल भी। यहां पर बी में 3 आ रहा है, ए में भी 3 आ रहा है, मतलब कि डाइस रोल करोगे और आपका आउटकम अगर 3 आ गया तो ए और बी दोनों एक साथ अकर कर सकते हैं इवेंट्स, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। यहां पर आप साफ साफ देखोगे ए इंटरसेक्शन बी 5 नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 3 आ रहा है। अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 होगा तब जाकर क्या होगा, वो दोनों एलिमेंट्स डिसजॉइंट सेट्स बनाएंगे और वो होंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो बात समझ में आ रही है, एग्जॉस्टिव क्या होता है, तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनको भाई सैंपल स्पेस, जिनको जब हम यूनियन ले जिन इवेंट्स का तो हमारे पास सैंपल स्पेस आ जाए। वो 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट उन सबका जब हम यूनियन लेंगे तो सैंपल स्पेस हमें मिल जाना चाहिए। क्लियर है बात आगे। अच्छा, इस की पॉइंट से पहले एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक कुछ होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव दोनों भी होते हैं कुछ इवेंट्स, जैसे कि वैसे ही अपना सैंपल स्पेस जो बना हुआ है वो क्या है, वो है आपका 1 2 3 4 5 6। और आप बोलते हो इवन नंबर, इवन नंबर के आने के चांसेस क्या है, तो इवन नंबर कौन कौन से भाई, 2 4 और 6। अब आप बोलते हो ऑड नंबर, वो कौन से हो जाएंगे, 1 3 और 5। अब आपसे मैं पूछूं कि क्या इवन और ऑड कोई एक ऐसा नंबर होता है जो इवन भी हो ऑड भी हो, यानी कि अगर ये एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूं, डाइस को रोल कर रहा हूं, तो क्या एक ऐसा एलिमेंट आएगा जिसमें ये ई और ओ इवेंट जो हैं वो दोनों एक साथ अकर कर जाएं,
तो आप बोलोगे ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई, दोनों कैसे सेट्स हैं? तो ई इंटरसेक्शन ओ कैसा दिख रहा है आपको? फाई, यानी डिसजॉइंट सेट्स हैं। डिसजॉइंट सेट्स हैं तो ये कैसे इवेंट्स हो गए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और अगर मैं ई यूनियन ओ लूंगा तो 1 2 3 4 5 6 सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, मतलब ये एग्जॉस्टिव है, यानी ये एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव भी हैं। तो ऐसे ही जो इवेंट्स होते हैं वो कहलाते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। क्लियर है ये बात? तो एग्जांपल देखकर समझ जाना आप लोग। अब कुछ चीजें हैं जो भाई यहां पर आपको पता होनी चाहिए कि वर्बली हम चीजों को कैसे बोलते हैं और फिर हम उसको थ्योरेटिक नोटेशंस में कैसे लिखते हैं सेट थ्योरी में। ठीक है, तो नॉट ए इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बार और ए डैश, दोनों में से किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, ए और बी जब बोलेंगे तो ईदर ए और बी, एटलीस्ट वन आउट ऑफ ए एंड बी, ये चीज होता है इसका मतलब। ए और बी में से एक तो होगा ही होगा। ठीक है, तो अब यहां पर आप क्या बोलोगे? ए और बी मतलब यूनियन लगता है भाई। और आपको ये बात हमेशा से मालूम है कि यूनियन जब लगेगा मतलब और है, या और जब बोलेंगे तो मतलब यूनियन है। इंटरसेक्शन के साथ एंड होता है, एंड अगर लग रहा है तो इंटरसेक्शन करना है अपन को। ठीक है, तो यहां पर ए एंड बी मतलब कि दोनों साइमल्टेनियसली अगर करें तब हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। ठीक है, अब ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी का मतलब ए हो बट बी ना हो, इसको हम ए माइनस बी से भी डिनोट करते हैं, जो कि ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी के भी इक्वल होता है। वेन डायग्राम से आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। ये ए है, ये बी है, ये वाला पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है, अब अगर आपसे मैं बोलता हूं ए बट नॉट बी, मतलब ए का सिर्फ पोर्शन वो वाला है जिसमें बी का कोई पोर्शन ना इंक्लूडेड हो, तो ए बट नॉट बी होता है ये वाला पोर्शन। यही होता है आपका ए माइनस बी, मतलब ए में से बी के सारे एलिमेंट्स को माइनस कर दो। ठीक है, यानी कि ए में से ए और बी में आने वाले जो इंटरसेक्शन पोर्शन है उसको माइनस कर दो। तो ए पूरा सर्कल था, उसमें से आपने इंटरसेक्शन पोर्शन माइनस कर दिया, तो आपके पास ए माइनस बी या ए इंटरसेक्शन बी डैश बच गया। ए इंटरसेक्शन बी डैश बोलो या ए माइनस बी बोलो या ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी बोलो, बात वही है। ठीक है, बी बट नॉट ए इसका उल्टा हो जाता है। बी बट नॉट ए को आप क्या बोलोगे यहां पर? तो इसको आप बोल सकते हो बी माइनस ए या फिर बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। बी में से इन दोनों की कॉमन चीज को माइनस कर दो। ठीक है, ये होता है आपका बी माइनस ए या ए डैश इंटरसेक्शन बी। उसके बाद है नीदर ए नॉर बी, ना तो ए हो ना ही बी हो, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और डी मॉर्गन्स लॉ बचपन से पढ़ते हुए आए हैं हम, बचपन से यानी कि 11th क्लास में पढ़े हैं, बचपन थोड़ा ज्यादा हो गया इसके लिए, बट हाँ ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ 11th क्लास में पढ़ चुके हैं हम, सेट थ्योरी में, देन प्रोबेबिलिटी में भी। तो वहां पर हम जानते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसको हम और क्या लिख सकते हैं? तो भाई जब दोनों का डैश का इंटरसेक्शन हो रहा है तो इंटरसेक्शन को आप कन्वर्ट कर सकते हो यूनियन के साइन में, और दोनों के डैश को आप कॉमन लेकर बाहर लिख सकते हो। तो नीदर ए नॉर बी, मतलब ए भी नहीं हो रहा है बी भी नहीं हो रहा है, साथ में दोनों ही नहीं हो रहे हैं, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इसको बोलते हैं, या फिर बोलते हैं ईदर ए और बी का डैश कॉम्प्लीमेंट। ईदर ए और बी होता है ए यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लोगे तो नीदर ए नॉर बी आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये है आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये सारी चीजें नोट करके चलो भाई, ये सारी चीजें नोट करके चलो और अच्छे से पढ़ते हुए चलो सब, है ना, ये याद रहनी चाहिए। अब बोल रहा है भाई एटलीस्ट 1 आउट ऑफ 3 सेट्स ए बी एंड सी, 3 सेट्स में से ए बी और सी बोल दो यहां पर। ठीक है, तो भाई 3 सेट्स हैं आपके पास ए बी और सी, उन तीनों में से एक का होना है, तो भाई एटलीस्ट 1 आउट ऑफ ए और बी अगर बोलते तो ए यूनियन बी हो जाता है। यहां पर 3 सेट्स है तो ए यूनियन बी यूनियन सी, इन तीनों में से एक तो होगा ही होगा, तो ए यूनियन बी यूनियन सी लिख दिया उसका अपन ने। इसके बाद एग्जैक्टली 1 ऑफ ए एंड बी, ए और बी में से सिर्फ एक ही होना है, मतलब ए हो तो बी ना हो और बी हो तो ए ना हो। ए हो तो बी ना हो मतलब ए माइनस बी,
बी हो तो ए ना हो, मतलब बी माइनस ए। ठीक है, तो यहां पर देख लो भाई, ए इंटरसेक्शन बी डैश इज ए माइनस बी यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। बात वही है। ठीक है, ए हो रहा है तो बी ना हो, और बी हो रहा है तो ए ना हो। ठीक, अब ऑल द थ्री ए बी एंड सी, ए बी और सी तीनों साइमल्टेनियसली अगर कर जाएं तो ये तभी पॉसिबल है जब इनका इंटरसेक्शन वाला इवेंट जो है वो आ जाए अपना आउटकम। ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे तीनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब एनी टू आउट ऑफ थ्री अकर कर जाए, मतलब ए और बी अकर करे, मैं पढ़ भी लेता हूं यहां पर, वही होगा एग्जैक्टली टू ऑफ ए एंड बी एंड सी, ए बी एंड सी। तो भाई एग्जैक्टली टू मतलब कि ए बी अकर करे तो सी अकर ना करे, ए और सी अकर कर रहे हैं तो बी ना करे, और बी और सी अकर कर रहे हैं तो ए ना करे, तो कोई भी दो अकर करे तीसरा ना करे। ठीक है, उसके बाद ये क्या होगा, बिना यहां पर पढ़े, बताओ, से पढ़ लिया होगा अभी तक, कोई एक एग्जैक्टली वन आउट ऑफ थ्री, एग्जैक्टली वन आउट ऑफ ए बी और सी अकर करे, तो आप बोलोगे ए कर रहा है तो बी और सी ना करे, ए नहीं कर रहा, सी नहीं कर रहा तो बी कर जाए, या फिर ए और बी नहीं कर रहे तो सी कर जाए। तो यहां पर नॉट का मतलब ये दोनों नहीं कर रहे हैं, ए कर रहा है, बाकी सब जगह भी सेम मीनिंग है। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी एंड सी, इन तीनों में से एग्जैक्टली कोई एक ही इवेंट अकर करे, बाकी दो ना करे, तो उसका आंसर ये आता है, मतलब उसको हम इस तरीके से निकालते हैं। तो ये सारी चीजें लिखकर समझकर चलो भाई। चलो, तो अब भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, मतलब अब बचपन थोड़ा सा और पीछे चले जाओगे तो क्लास 10th से पढ़ते हुए आ रहे हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैसे निकालते हैं, तो यहां पर आप जानते हो, इफ देयर आर एन एलिमेंट्री इवेंट्स एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड एम ऑफ देम आर फेवरेबल टू एन इवेंट ए। फेवरेबल मतलब कि जो हमें चाहिए होता है, फेवरेबल मतलब कि जिस इवेंट को आने की प्रोबेबिलिटी आप बता रहे हो, जिस इवेंट को आने की प्रोबेबिलिटी आप बता रहे हो, उसके अंदर आने वाले जो सारे आउटकम्स होते हैं वो आपके फेवरेबल आउटकम्स होते हैं। उस इवेंट के सेट में आने वाले सारे आउटकम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके फेवरेबल आउटकम्स। मतलब जो आउटकम, जिस आउटकम की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है वो कहलाता है फेवरेबल आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपका n है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो वो रेशियो हो जाती है m अपॉन n की, जहां पर n होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम और m होता है फेवरेबल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा आप जानते हो क्या होता है भाई, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये होती है आपकी सिंपल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, एनी इवेंट, इस इवेंट का आप जो भी नाम देना दे दो, अपन ई दे देते हैं। तो क्लियर है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या हो गया। चलो, तो अब आते हैं अपन क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन जो है वो हल्के फुल्के से क्वेश्चंस नहीं होंगे, अच्छे क्वेश्चन होंगे, दिमाग लगेगा इसमें। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन नहीं आता है तो वो लगेगा यहां पर, सेट नहीं आता तो वो भी लगेंगे भाई, तो आप अच्छे से सोच समझ के सब कुछ करके थोड़ा सा रिवाइज करके ही आना। ठीक है, तो अब यहां पर क्या बोल रहा है, तो यहां पर बोल रहा है भाई 12 बॉल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 बॉक्सेस। 12 बॉल्स को 3 बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉक्स विल कंटेन 3 बॉल्स। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि भाई 12 बॉल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया 3 बॉक्सेस में, तो 12 बॉल्स हैं आपके पास और बॉक्सेस हैं 3। हर एक बॉल के पास कितने चांसेस हैं, मतलब किस बॉक्स में जा सकती है वो, उसके पास ऑप्शन है 3 ऑप्शन, मतलब 3 बॉक्स का ऑप्शन है उसके पास। ठीक है, तो पहली यहां पे आपके पास टोटल 12 बॉल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पहली बॉल जो है वो किन्हीं भी 3 बॉक्स में जा सकती है, दूसरी बॉल भी किसी भी 3 बॉक्स में जा सकती है। ऐसा नहीं दिया गया कि भाई एक अगर एक में आ गई दूसरी में नहीं जा सकती, तो 3 ही बॉक्स है, वरना तो फिर कैसे आप अकोमोडेट कर पाओगे 12 बॉल्स को। तो पहली बॉल 3 बॉक्सेस में जा सकती है, दूसरी भी 3 में, तीसरी भी 3 में, चौथी भी 3 में, पांचवी भी 3 में। ऐसे ही सारे के सारे जो मतलब 12 बॉल्स हैं उनके पास आपके पास 3 बॉक्सेस का ऑप्शन है, 3 बॉक्सेस का ऑप्शन है। ठीक है, तो आपने बोला टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग
12 balls in 3 boxes। तो भाई ये जो चीज है आपको समझ में आनी चाहिए कि हर बॉल के पास 3 बॉक्सेस का ऑप्शन है, ठीक है। तो वो किसी भी 3 बॉक्स में जा सकती है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 12। कितना आ रहा है ये, 3 की पावर 12 बॉक्सेस, 3 की पावर 12 वेज। तो हर एक बॉल जो है वो 3 बॉक्सेस में जा सकती थी, इसलिए उनके पास चूज करने के लिए 3 बॉक्सेस थे। आपने क्या बोला कि आपके पास टोटल कितने नंबर ऑफ वेज हो गए, 3 टू द पावर 12 वेज हो गए। अब क्या बोल रहा है ये कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉक्स विल कंटेन 3 बॉल्स। जो पहला बॉक्स होगा वो 3 बॉल्स कंटेन करेगा। तो सबसे पहली बात तो आपके पास 12 बॉल्स हैं और 12 में से 3 को सेलेक्ट करने के कितने नंबर ऑफ वेज होंगे। सिलेक्शन, जहां पर सिलेक्शन आता है वहां पर आप क्या यूज करते हो, तो जहां पर सिलेक्शन आता है वहां पर आप कॉम्बिनेशन को यूज करते हो। ये बात हम जानते हैं बहुत अच्छे से। तो आप बोलोगे नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 balls from 12 balls। तो भाई 12 में से 3 बॉल्स को सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे 12C3। तो 12 बॉल्स में से 3 बॉल्स को सेलेक्ट करने के वेज आ गए आपके पास 12C3। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि ये जो 3 बॉल्स आपने सेलेक्ट करी हैं ये आपके पास ये पहले बॉक्स में चली जाएं, पहले बॉक्स में चली जाएं, ठीक है। मतलब कि 3 बॉक्स थे, उसमें से जो पहला बॉक्स है उसने 3 बॉल कंटेन कर ली। तो ये कितने नंबर ऑफ वेज में 3 बॉल कंटेन कर सकते हो, तो एक ही वे में कि 3 बॉल कोई सी भी आकर उसमें चली गई हैं, ठीक है। अब आपके पास अगर 3 बॉल्स जो हैं वो चली गई हैं पहले बॉक्स में, तो अब बाकी आपके पास बॉल्स कितनी बची, तो नंबर ऑफ बॉल्स लेफ्ट आप लिखोगे, या पहले एक चीज लिख देते हुए आप नंबर ऑफ वेज इन विच 3 balls can be put in 1 box। तो 3 को उठाकर एक बॉक्स में डाल रहे हैं तो एक ही वे होगा ये, ठीक है। अब लेकिन यहां पर ये एक वे हो गया, लेकिन बाकी की बॉल्स को भी तो अरेंज करना पड़ेगा। जो 3 सेलेक्ट हो गई उसके बाद आपके पास यहां पर 9 बॉल्स और बची हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे नंबर ऑफ बॉल्स लेफ्ट, तो वो कितनी हो जाएंगी, तो नंबर ऑफ बॉल्स लेफ्ट हो जाएंगी 9। नंबर ऑफ बॉक्सेस लेफ्ट, तो वो हो जाएगा 2। तो मतलब कि अब आप क्या बोलोगे, आपके पास जैसे पहले हर एक बॉल के पास 3-3 का ऑप्शन था, अब हर एक बॉल के पास 2 बॉक्स में से किसी एक बॉक्स में जाने का ऑप्शन है। आपके पास बॉल्स है 9, ठीक है। तो आप बोलोगे नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 9 balls in 2 boxes, 9 balls in 2 boxes। तो आप क्या बोलोगे, इससे पहले हमने देखा कि जब आपके पास 3 बॉक्सेस थे और 12 बॉल्स थी, तो हर एक बॉल के पास 3 बॉक्सेस में से किसी भी एक में जाने का ऑप्शन था, तो 3 की पावर 12 आ गया था। अब आपके पास 2 बॉक्सेस हैं और 9 बॉल्स हैं, तो इसमें कितने नंबर ऑफ वेज होने चाहिए, तो हर एक बॉल के पास 2 बॉक्सेस में से किसी एक बॉक्स में जाने का ऑप्शन है, ठीक है। और आपके पास 9 बॉल्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, तो 2 की पावर 9। 9 ब्लैंक्स बनाओ, हर एक ब्लैंक को फिल करने का 2 वेज हो जाएंगे, तो 2 2 2 2 2 2 2 पुट कर दो, 2 की पावर 9 वेज हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको हमारा फेवरेबल कंडीशन कितनी है, तो फेवरेबल आप बोलोगे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं कि भाई 12 में से 3 बॉल सेलेक्ट हो, उनको एक बॉक्स में आप पुट कर दो और बाकी की जो 9 बॉल्स हैं वो किसी भी 2 बॉक्सेस में जा सकती हैं। तो हो गया 12C3 × 1 × 2 raised to power 9, ठीक है।
इसके बाद टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, तो वो कितना है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 3 की पावर 12। तो आपने बोला आपके पास प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी भाई आपका फेवरेबल आउटकम मतलब 12c3 इंटू 2 की पावर 9 अपॉन 3 की पावर 12। तो ये है आपका आंसर। अब सोचो पहला ही क्वेश्चन कितना जोरदार कितना लॉजिकल नहीं था। अगर यहां पर अपन इसको डिस्कस नहीं करते और आपको डायरेक्ट ये देखने को मिलता तो क्या आप कर पाते या नहीं कर पाते। कमेंट सेक्शन पर इसका आंसर जरूर देना। कर पाते वैसे आप थोड़ा सा सोचते तो कर लेते, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं कर पाते तो क्या इसमें आपको समझ में नहीं आता ये भी बताना, अगर कर पाते तो आपको मतलब क्या क्या सारे पॉइंट्स क्लियर हैं कि नहीं ये भी बताना। ठीक है, एक बार हम इसको और देखते हैं क्या क्या किया इसमें हमने। तो यहां पर भाई आपसे बोला गया था 12 बॉल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 बॉक्सेस, 12 बॉल्स को 3 बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉक्स विल कंटेन 3 बॉल्स। तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि जो पहला बॉक्स होगा वो 3 बॉल्स को कंटेन करेगा। तो हमने बोला भाई कि आपके हर एक बॉल के पास 3 बॉक्सेस में जाने का ऑप्शन है। तो पहली बॉल है ये डैश बना दी मैंने 12 बॉल के, इसके पास भी 3 का ऑप्शन है, इसका पास भी 3 का, इसके पास भी 3 का, सबके पास 3 का ऑप्शन है अप टू 12। तो आपने बोला हर बॉल के पास 3 का ऑप्शन है, टोटल 12 बॉल्स हैं तो 3 इंटू 3 अप टू 12 टाइम्स, तो 3 की पावर 12 आ गया। तो ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 12 बॉलों को 3 बॉक्सेस में। इसके बाद हमारा फेवरेबल ये था भाई कि पहला वाला जो बॉक्स है वो 3 बॉल्स को कंटेन करे और बाकी जो 9 बॉल्स बची हैं वो किन्हीं भी 2 बॉक्सेस में चली जाएं। तो हमने बोला भाई कि पहले तो 12 में से 3 को सेलेक्ट करने के कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं, तो उसमें आंसर आया आपका 12c3 वेज। 12 में से 3 को सेलेक्ट करना है, इसमें अरेंजमेंट की कोई बात नहीं है, बॉल्स यहां पर आइडेंटिकल ही लेकर चलनी है अपन को। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है नंबर ऑफ वेज इन विच 3 बॉल्स कैन बी पुट इन 1 बॉक्स। तो एक बॉक्स में 3 बॉल को पुट करना तो एक ही नंबर ऑफ वे होगा उसका। ठीक है, तीनों को एक में ही पुट कर देना है, अलग अलग नहीं करना है किसी को भी कुछ, है ना। नंबर ऑफ बॉल्स लेफ्ट 9, नंबर ऑफ बॉक्सेस लेफ्ट 2। अब आपके पास 9 बॉल्स है मतलब 9 ब्लैंक्स हैं और हर को फिल करने के लिए 2 बॉक्सेस हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 अप टू 9 टाइम्स, तो ये हो गया 2 की पावर 9 वेज जिसमें कि बची हुई 9 बॉल्स को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो बचे हुए 2 बॉक्सेस में। तो आपका फेवरेबल आउटकम क्या होगा, तो पहले आप 3 बॉल को सेलेक्ट करोगे, उसको एक बॉक्स में पुट करोगे, उसके बाद बची हुई 9 बॉल्स को आप 2 बॉक्सेस में अरेंज करोगे, तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, तो फेवरेबल आउटकम हो जाएगा आपका 12c3। आपने 12 में से 3 बॉल्स को सेलेक्ट किया, एक में पुट किया एक बॉक्स में, उसके बाद बचे हुए 2 जो हैं बॉक्सेस उसमें आपने 9 बॉल्स को पुट किया। टोटल है 3 की पावर 12। आपने रेशो निकाला तो आंसर आ गया आपका भाई, यही है आपकी प्रोबेबिलिटी। सॉल्व करना हो आपका मन करे तो कर लेना, वरना तो इतना काफी है, इसके आगे सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलो तो क्लियर करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बर्थडेज ऑफ 6 डिफरेंट पर्संस विल फॉल इन एग्जैक्टली 2 कैलेंडर मंथ्स। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई कि यहां पर क्या बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बर्थडेज ऑफ 6 डिफरेंट पर्सन विल फॉल इन एग्जैक्टली 2 कैलेंडर मंथ्स। तो ये समझने के लिए आपसे बन रहा हुआ क्वेश्चन आसानी से बन सकता है अगर आप सोचो थोड़ा सा, बट सोचना पड़ेगा। एक बार ट्राई करोगे इस क्वेश्चन को, प्रोबेबिलिटी इतनी कर चुके हैं अपन, शिवानी मैम से सारे कॉन्सेप्ट्स अपन ने पढ़ लिए होंगे, तो ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। तो एक बार ट्राई करो और इस क्वेश्चन का मुझे आंसर निकाल कर दो कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी 6 अलग अलग लोगों के बर्थडे को 2 महीने में आने के, किसी भी 2 महीने में आ सकते हैं वो, मतलब कि टोटल 12 मंथ्स होते हैं और आपके पास 6 लोग हैं, तो हम बोलते हैं कि 6 जो पूरे के पूरे लोग हैं उनका जो बर्थडे है वो किन्हीं 2 महीनों में आ जाए। मतलब हो सकता है 3 का जून में आ रहा हो, 3 का जुलाई में आ जाए, 2 महीने थे उसमें 6 लोगों का बर्थडे आ गया, या फिर 2 का आ रहा है अप्रैल में, 4 का आ गया जनवरी में, 2 महीने में, किन्हीं भी 2 महीने में, कोई से भी 2 महीने में इन 6 लोगों का बर्थडे आ जाए, खत्म हो जाए, उसके अलावा और कोई महीने नहीं चाहिए। ये हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बोलता हूं कि आप ये पता लगाकर बताओ कि टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे जिसमें इन 6 लोगों का बर्थडे आ सकता है पूरे एक साल में। तो आप बोलोगे आपके पास टोटल नंबर ऑफ मंथ्स कितने होते हैं, तो टोटल मंथ्स होते हैं भाई 12। मैं बोलता हूं टोटल नंबर ऑफ वेज
in which the birthdays of 6 different people या 6 different persons can fall in a calendar year. पूरे साल में कभी भी टोटल नंबर ऑफ वेज, मतलब जो बर्थडे आने के टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज होंगे वो हमें निकालने हैं। तो पूरे साल भर में कभी भी वो आ जाए तो आप बोलोगे आपके पास यहां पर हर एक आदमी के पास कितने नंबर ऑफ वेज हैं। तो हर एक आदमी मतलब टोटल आपके पास 6 आदमी हैं, ठीक है। हर एक पर्सन जो है उसके पास 12 महीने सेलेक्ट करने के लिए, वो उन 12 महीने में से किसी भी एक महीने में पैदा हो सकता है मतलब कि अब उसके ऊपर नहीं वो कब पैदा हो रहा है, मतलब कि उसका बर्थडे उन महीने में से कभी भी एक महीने में किसी भी एक महीने में आ सकता है। तो पहला जो ऑप्शन है, पहला जो आदमी है, पहला जो इंसान है, उसके पास 12 ऑप्शन है महीने के लिए। अब दूसरे के साथ ऐसा नहीं है कि वो पहले में नहीं आ सकता, वो भी उस वाले पहले महीने में भी पैदा हो सकता है जिसमें पहला वाला इंसान पैदा हुआ है, तो उसके पास भी 12 ऑप्शन है। इसके पास भी 12 है, इसके पास भी 12, सबके पास 12 ऑप्शन हैं। 12 महीने पूरे खुले हुए हैं आपके साल में, आप कभी भी पैदा हो जाओ भाई, आपका बर्थडे कभी भी मना लो, ठीक है। तो हर एक इंसान के पास 12 महीने होते हैं, 12 ऑप्शन होते हैं, उनके बर्थडे उन्हीं 12 महीनों में से किसी एक महीने में आते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, तो सबको मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 12 टू द पावर 6 वेज, 12 टू द पावर 6 वेज। अब 12 की पावर 6 वेज में अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए बर्थडे सबके आने के, अब हमें क्या निकालना, हमारा फेवरेबल इवेंट, जहां पर जो 6 लोग हैं उनका जो बर्थडे आ रहा है वो किन्हीं भी 2 महीनों में आ रहा है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी 2 मंथ को चूज करना पड़ेगा आउट ऑफ 12 मंथ्स। वो 2 महीने जनवरी और दिसंबर भी हो सकते हैं, वो 2 महीने फेब एंड अप्रैल भी हो सकते हैं, कोई से भी 2 महीने रैंडमली हमें सेलेक्ट करना है। तो आप बोलोगे नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग टू मंथ्स आउट ऑफ 12 मंथ्स, तो ये हो जाएगा 12C2। सिलेक्शन तो सब जानते हैं भाई, सिलेक्शन का मतलब कॉम्बिनेशन, अरेंजमेंट का मतलब परम्यूटेशन। यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है 12 महीनों में से कोई भी 2 महीने, ठीक है। 12 महीनों में से कोई भी 2 मंथ्स आपको सेलेक्ट कर रहे हैं, तो 12 में से 2 सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज होते हैं 12C2, ये नंबर ऑफ वेज हो गए। अब सिलेक्शन तो हो गया 2 महीनों का, अब 6 लोगों का बर्थडे 2 महीनों में कैसे आ सकता है। तो आपने यहां पर देखा था 6 लोगों का बर्थडे 12 महीनों में कैसे आ रहा था, तो 12 की पावर 6 वेज, क्योंकि हर एक इंसान के पास 12 ऑप्शंस थे, 12 मंथ का ऑप्शन था। बट यहां पर अब आपके पास पूरे के पूरे ऑप्शंस जो है वो रिड्यूस होकर सिर्फ और सिर्फ कोई से भी 2 महीनों में आ चुके हैं, जिन महीनों को आपने सेलेक्ट कर लिया है 12C2 वेज में। तो पहले आपने कोई भी 2 महीने सेलेक्ट किए, उसके बाद आपको बताना है कि उन 2 महीनों में इन 6 आदमियों का या 6 औरतों का, पर्सन है जो भी हो, बर्थडे आने के कितने नंबर ऑफ वेज होंगे। तो आप बोलोगे नंबर ऑफ वेज दैट द बर्थडे ऑफ 6 persons will fall in 2 months, 2 महीनों में। तो अब हर एक आदमी के पास टोटल कितने ऑप्शंस हैं, तो 2 ऑप्शंस हैं। 6 आदमी हैं, हर एक के पास 2 ऑप्शंस हैं, 2 में से किसी भी एक महीने में पैदा हो जाएगा भाई, 2 में से किसी भी एक महीने में ये पैदा हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 2 टू द पावर 6 वेज, सबको मल्टीप्लाई कर दो तो 2 टू द पावर 6 वेज। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बर्थडेज ऑफ 6 डिफरेंट पर्सन विल फॉल इन एग्जैक्टली 2 कैलेंडर मंथ्स। मतलब कि 2 अलग अलग महीनों में ही उनको पैदा होना है, उनका बर्थडेज होने हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों
मतलब जो 6 लोग हैं वो सारे के सारे एक ही महीने में हो जाएं। एग्जैक्टली 2 कैलेंडर मंथ्स बोला गया है। तो एक अगर कहीं पर भी ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है कि 6 लोग जो सारे के सारे वो किसी एक महीने में पैदा हो गए, तो उसको हमें हटाना पड़ेगा। थोड़ा क्लोजली आप देखोगे तो यहां पर आप बोलोगे जो 6 लोग हैं इनके पास टोटल ऑप्शंस कितने हैं, तो 2 ऑप्शंस हैं। मैं मान लो फॉर एन एग्जाम्पल मैं बोलता हूं, फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहां पर मैं 2 मंथ सेलेक्ट कर रहा था, तो 2 मंथ मेरे सेलेक्ट हो गए थे मार्च एंड मई। मान लो कोई से भी 2, यार अलग अलग लेटर वाले बोलते हैं ना, मार्च एंड अप्रैल ही बोल दो ना, काय को दूर जाना। तो मार्च और अप्रैल कोई से भी 2 मंथ सेलेक्ट करे थे, तो मार्च और अप्रैल 2 सेलेक्ट कर लिए। अब यहां पर हर एक आदमी के पास ऑप्शन है कि वो या तो मार्च में पैदा हो या तो अप्रैल में पैदा हो, और उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला मतलब दूसरा आदमी जो है मार्च में पैदा हुआ कि अप्रैल में। तो यहां पर ना 2 केसेस ऐसे बन जाएंगे जब सारे के सारे जो ये लोग हैं ये एक ही मंथ में पैदा हो रहे हैं। मतलब कि एक केस हो जाएगा जब सारे मार्च में पैदा हों, मतलब ये वाला इसका बर्थडे मार्च में आ रहा था, इसका बर्थडे मार्च में आ रहा था, इसका भी मार्च में, इसका भी मार्च में, इसका भी मार्च में, इसका भी मार्च में। तो इसमें एग्जैक्टली 2 वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ। यहां पर क्या हो गया कि भाई 2 में से एक मंथ सेलेक्ट करना था और सारे लोगों ने एक ही मंथ सेलेक्ट कर लिया मार्च, या फिर सारे लोगों ने एक ही मंथ सेलेक्ट कर लिया अप्रैल। तो यहां पर 2 केसेस ऐसे बनेंगे जिसमें कि 2 एग्जैक्ट 2 अलग अलग मंथ्स नहीं हो रहे हैं, वहां पर सारे के सारे लोग एक ही मंथ में पैदा हो जा रहे हैं। ठीक है, तो उन दोनों केसेस को आपको यहां से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बोला गया है कि एग्जैक्टली 2 मंथ्स में बर्थडे हो ये चाहिए आपको। क्वेश्चन क्लियर है? तो आपको यहां पर बोल रहा है कि एग्जैक्टली 2 मंथ्स में बर्थडे चाहिए है, तो यहां पर आपको जो 2 केसेस ऐसे आ रहे हैं, सबके पास सेलेक्ट करने के लिए 2 मंथ्स थे, 2 में से कोई सा भी एक सेलेक्ट कर सकते थे। सब लोगों ने शुरुआत में मार्च सेलेक्ट कर लिया तो सब एक ही मंथ में पैदा हो गए, या फिर सब लोगों ने अप्रैल सेलेक्ट कर लिया तो सबका बर्थडे भैया अप्रैल में ही आ गया। तो यहां तो ऐसे 2 केसेस बन गए कि एग्जैक्टली 2 मंथ्स बोला था बट 2 नहीं, या तो एक ही मंथ में आ गए सब। वो केसेस हमको नहीं चाहिए, तो उसको आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज that 6 persons, birthday of 6 persons will lie था कि क्या बोला था, fall, okay, in exactly 2 months, एग्जैक्टली 2 मंथ्स। तो उसमें 2 की पावर 6 में से आपको 2 माइनस करना पड़ेगा। पहले 12 सेलेक्ट करोगे, फिर 2 की पावर 6 में से 2 माइनस करके मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो 12 में से 2 सेलेक्ट किया, उसके बाद 2 की पावर 6 में से 2 माइनस कर दिया। 12 में से 2 सेलेक्ट करोगे, कोई भी 2 मंथ सेलेक्ट हुए आपके, उसके बाद आपके जो जितने भी 6 लोग हैं उनके पास वही 2 मंथ्स का ऑप्शन बचा, और उन दोनों मंथ्स में वो पैदा हो रहे हैं। एग्जैक्टली 2 डिफरेंट मंथ्स में 6 लोग पैदा हो रहे हैं, तो उसमें से अपन ने 2 ऐसी पॉसिबिलिटीज को माइनस कर दिया जिसमें वो सारे के सारे एक ही मंथ में पैदा हो जा रहे थे, एक ही मंथ में उनका बर्थडे आ जा रहा था। तो ये हो गया आपका फेवरेबल इवेंट। और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं आपके पास, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स है 12 की पावर 6। तो यहां पर आप बोलोगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो यहां पर आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी, ये ऊपर वाली है ना, that number of ways the probability that the birthdays of 6 person will fall in exactly 2 months। लिख दूं तो लिख देता हूं that the birthday of 6 persons will fall in exactly 2 months तो ये हो जाएगा आपका 12c2 इंटू 2 की पावर 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय कितना था 12 टू द पावर 6। ये है आपका आंसर। इसको सॉल्व करना तो कर लो, वैसे करने की जरूरत है नहीं इतनी,
ये आपका आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर। क्लियर है? तो क्या किया आपने यहां पर शुरुआत से, तो देखते हैं एक बार। तो आपसे बोला गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बर्थडेज ऑफ 6 डिफरेंट पर्सन विल फॉल इन एग्जैक्टली 2 कैलेंडर मंथ्स। तो मतलब 6 अलग अलग लोगों के जो बर्थडे है वो एग्जैक्टली 2 कैलेंडर मंथ्स में फॉल होगा। तो आपने बोला भाई टोटल मंथ्स 12 होते हैं, तो हम टोटल नंबर ऑफ वेज निकालते हैं कि कैसे 6 लोगों का बर्थडे फॉल हो सकता है, कितने नंबर ऑफ वेज में। तो हमारे पास देखा भाई कि हर एक बंदे के पास 12 मंथ में से किसी भी एक मंथ में बर्थडे होने का ऑप्शन है। तो यहां पर पहले वाले के पास भी 12 है, दूसरे के पास भी 12 है, छठवें के पास भी 12 है। तो 12 इंटू 12 इंटू 12 6 टाइम्स हो गया 12 टू द पावर 6 वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज आ गया। इसके बाद हमने बोला कि भाई इनके सबके बर्थडेज 2 डिफरेंट मंथ में होने चाहिए। तो हमने सबसे पहले तो 2 महीने सेलेक्ट किया आउट ऑफ 12, तो 12C2 वेज में वो सिलेक्शन हुआ। उसके बाद हमने बोला कि हर एक आदमी के पास अब 2 ऑप्शन है, किसी एक मतलब किन्हीं 2 महीनों में से एक में उसको क्या करना है, पैदा होना है, बर्थडे मनाना है अपना। तो आपने बोला भाई 2 ऑप्शन हैं, तो वहां पर आप क्या बोल सकते हो, 6 लोग हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अप टू 6 टाइम्स, तो ये हो गया 2 की पावर 6 वेज। ठीक है, अब वो 2 की पावर 6 वेज हुआ। लेकिन इसमें से हमने देखा कि 2 कंडीशन ऐसी आ रही थी जिस कंडीशन में, जिन कंडीशंस में उनके जो बर्थडेज हैं वो एक ही मंथ में लाए कर जा रहे थे। इसके पास 2 ऑप्शन था, मार्च और अप्रैल। फॉर एन एग्जांपल अपने लिए इसने मार्च सेलेक्ट किया, इसने भी मार्च कर लिया, इसने भी मार्च, इसने भी मार्च, इसने भी मार्च, इसने भी मार्च। सबका बर्थडे मार्च में आ गया या फिर सबका बर्थडे अप्रैल में आ गया। तो 2 ऐसी कंडीशंस आ गई जिनमें सबका बर्थडे सेम मंथ में आ रहा था। हमें वो नहीं चाहिए था क्योंकि हमें बोला गया एग्जैक्टली 2 मंथ्स। तो हमने वो 2 जो वेज थे उसको माइनस किया। फेवरेबल इवेंट्स आए आपके पास 12C2, 12 में से 2 मैंने सेलेक्ट किए। उसके बाद 6 लोगों के बर्थडे 2 एग्जैक्टली मंथ में आने के वेज निकाले और उसको डिवाइड कर दिया आपने, टोटल नंबर ऑफ वेज 12 की पावर 6 से आंसर आ गया आपका। काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा लगा कि नहीं लगा भाई? लॉजिकल है बहुत ये क्वेश्चन। कोई भी डाउट कहीं पर भी हो आप कमेंट सेक्शन पे जरूर पूछना, और एक ऐसे क्वेश्चंस छोड़ना मत यार, जरूर करके जाना। ये आपके बोर्ड्स में आए ना आए, कहीं ना मतलब जेईई मेंस में एडवांस में आए या ना आए, लेकिन ये आपके दिमाग को खोलने का बहुत अच्छा काम करते हैं। ये आपके लॉजिक्स को स्ट्रांग बनाते हैं, आपके बेसिक्स को क्लियर करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस करके एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो ये आपको आने चाहिए। ठीक है, क्लियर करते हैं हम इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ डाइस रोल थ्राइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ लार्जर नंबर ईच टाइम देन द प्रीवियस नंबर। तो भाई डाई को हमने 3 बार रोल किया है। ठीक है, डाई को हमने 3 बार रोल किया है और यहां पर वो बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ लार्जर नंबर ईच टाइम देन द प्रीवियस नंबर। 3 बार रोल किया आपने, ठीक है, फर्स्ट रोल, सेकंड रोल, थर्ड रोल। आपको हर बार ये बोल रहा है कि भाई अगली बार जो पहले बार में नंबर आया आपका, अगली बार का जो भी नंबर आएगा वो उससे बड़ा होना चाहिए, और उसके बाद का जो भी नंबर आएगा वो उससे पहले आने वाले नंबर से बड़ा होना चाहिए। तो अब आप बोलोगे कि भाई ये कैसे पॉसिबल है, तो आपको एक बात यहां पर समझ में आएगी कि जो सेकंड नंबर रहेगा वो 1 से हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है, जो सेकंड नंबर होगा वो 1 से हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि भाई अगर सेकंड नंबर पर 1 आ रहा है तो इससे पहले आने वाले नंबर को इससे 1 कम होना पड़ेगा, बट वो 0 तो कोई नंबर होता नहीं डाइस में। तो जो लीस्ट पॉसिबल नंबर यहां पर आ सकता है वो 1 है, जो यहां पर आ सकता है वो 2 है, और जो यहां पर आ सकता है वो 3 है। ठीक है, ऐसे आप यहां पर बना सकते हो सारे नंबर्स को कि कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना है यहां पर, डाइस रोल्ड थ्राइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ लार्जर नंबर ईच टाइम देन द प्रीवियस नंबर। तो सारे 3 बार हमें क्या किया गया, हमने डाइस थ्रो किया है। हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हर बार जो एक नंबर आए वो पिछली बार वाले से नंबर से ज्यादा आए। सबसे पहले तो मैं बोलता हूं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, तो आप बोलोगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स when a die is rolled thrice, तो ये हो जाएगा भाई 3 बार आपने एक डाइस को रोल किया है, तो आप बोलोगे 6 इंटू 6 इंटू 6, मतलब 6 की पावर 3 बोल दो, तो 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई 216 वेज। 6 का क्यूब 216 होता है ना, 36 इंटू 6 करके देख लो।
तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ गए आपके पास, लेकिन फेवरेबल आउटकम्स निकालने में बड़ी भाई दिक्कत परेशानी लग रही है हमें। हम कैसे निकाल सकते हैं कि हर बार जो नंबर आए वो पिछले नंबर से ज्यादा आए? तो भाई आपको मैंने बोला यहां पर सबसे पहली चीज, जो हमें कुछ नहीं बनेगा, हमें लॉजिक नहीं समझ में आएगा, तो हम जनरली करेंगे, तो हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे सारे नंबर्स का। ठीक है, तो यहां पर आप बोलते हो कि एक बार आएगा 1 2 3, ठीक है, फिर आ सकता है कितना 2 3 4, फिर आ सकता है कितना 4 5 6, फिर आ सकता है कितना। तो आप बोलोगे यार अब कैसे आ सकता है कुछ? तो यार ये जरूरी है कि यहां पर 1 2 3 के बाद 2 3 4 आए, फिर 4 5 6 आए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं आ पाएगा क्या? तो 3 ही नंबर आ सकते हैं क्या बस आपके पास? तो भाई यहां पर आप देखोगे 1 3 4 भी तो आ सकता है, 1 4 5 भी तो आ सकता है, अलग अलग ऑप्शंस बन रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? 1 5 6 भी तो आ सकता है। हर एक कंडीशन में पिछला वाला जो नंबर है वो यहां के 2 नंबर से कैसा है? छोटा है। अब एक काम करो कि ऐसे कर करके आप सारे आउटकम्स निकाल लो। जब कुछ नहीं समझ में आ रहा कि लॉजिक वॉजिक कैसे लगाएं, तो भाई ऐसे ही लगा सकते हो। फिर क्या लगाओगे आप? 2 5 6 2 4 5 और ऐसे चलते जाओगे जितने भी आ रहे हैं आउटकम्स। हर केस में क्या हो रहा है कि भाई पहला नंबर जो है वो दूसरे से छोटा है, दूसरा नंबर जो है तीसरे से छोटा है। बट ऐसे में भाई काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा, और उसके बाद हमें ये श्योरिटी नहीं होगी कि भाई एग्जैक्टली हमने सारे नंबर्स पता कर लिए कि नहीं, कहीं कोई मिस तो नहीं हो गया। डाउट तो रहती है हमेशा, एग्जाम तो होता ही इस काम के लिए, हमारे मन में डाउट क्रिएट करने के लिए। बट अगर लॉजिक क्लियर होगा तो आप इसको बहुत ही आसान तरीके से भी कर सकते हो। कैसे? तो आप बोलोगे लेट द सेकेंड थ्रो, let the outcome of the second throw, let the outcome of second throw be I। मैंने बोला जो सेकंड थ्रो है उसका आउटकम कितना होगा? I। अब हमें एक बात पता है, I जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा, ये कंफर्म्ड है, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू यहां पर 1 है और सेकंड वाले को भाई पहले वाले से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। मतलब कि सबसे छोटी वैल्यू अगर इधर आएगी सबसे पहले वाले थ्रो में, तो उससे बड़ी ही वैल्यू आएगी आपके पास सेकंड थ्रो में, तो वो हमेशा 1 से ज्यादा ही होगी। ठीक है, तो भाई लीस्ट वैल्यू 1 है यहां पे, तो उससे बड़ी वैल्यू ही होगी, क्योंकि सेकंड थ्रो को भाई फर्स्ट वाले थ्रो से ज्यादा होना है। ठीक है, तो I इज ग्रेटर देन 1, तो I इज ग्रेटर देन 1। मान लो मैं बोलता हूं I जो है वो 2 आ रहा है, तो फर्स्ट थ्रो में क्या आ सकता है? 1 आ सकता है। I अगर 3 आ रहा है तो फर्स्ट थ्रो में क्या क्या आ सकता है? तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। ठीक है, 1 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है, कोई सा भी नंबर पॉसिबल है। तो वो कहां तक चल सकता है आगे? वो कहां तक आगे चल सकता है? तो आप बोलोगे कि भाई जब I 3 है तो भाई यहां पर फर्स्ट वाला थ्रो 1 और 2 दोनों हो सकता है। I 4 होगा तो फर्स्ट वाला थ्रो 1 2 3 सब हो सकता है। तो ये आगे बढ़ते जा रहे हैं, यहां पर नंबर्स अलग अलग आते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि भाई अगर सेकंड थ्रो I है, देन फर्स्ट थ्रो जो होगा वो I -1 से पता चलेगा हमें। I -1 से कैसे पता चलेगा? तो आप बोलोगे कि भाई अगर मैंने सेकंड थ्रो बोला था 3 था, तो I -1 यानी कि 2, तो वहां पर नंबर ऑफ पॉसिबल वेज 2 आ रहे थे। क्यों आ रहे थे 2? क्योंकि फर्स्ट वाला थ्रू 1 भी आ सकता था, 2 भी आ सकता था। ठीक है, जब I मैंने बोला I अगर 3 था ना, ठीक है, अब मैंने बोला I 4 है, तो भाई I -1 कितना हो जाएगा? तो I -1 हो जाएगा 3, तो वहां पर पॉसिबल वेज 1 2 3 आ सकते हैं। फर्स्ट के लिए 1 और 2 और 3 आ सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थ्रो क्या हो जाएगा? I -1 से डिनोट करूंगा मैं इसको, और लास्ट थ्रो क्या हो जाएगा? थ्रू क्यों लिख रहा हूं मैं बार बार? तो लास्ट थ्रो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 6 -I। अब 6 -I क्यों बोला मैंने? जब I 3 था तो मैंने 6 -3 बोला, तो यहां पर 3 वेज आ रहे हैं। क्यों 3 वेज आ रहे हैं? क्योंकि आपके पास यहां पर 3 से बड़े कौन कौन से नंबर है? 4 5 6। जब I 4 था
तो 6 माइनस 4 यानी कि 2 वेज आ जाएंगे। कौन कौन से बड़े दो नंबर आ रहे हैं? तो 5 और 6। तो ये एक्चुअल में नंबर ऑफ वेज बता रहा है अपन को। अगर आप सेकंड थ्रो को आई वेज में थ्रो कर रहे हो, सेकंड वाले थ्रो को आई वेज में काउंट कर रहे हो, तो उससे पहले आने वाले जो थ्रो होंगे वो आई माइनस 1 वेज में आएंगे, और जो उसके बाद आने वाला थ्रो होगा वो 6 माइनस आई वेज में आएगा। बात समझ में आ रही है? अगर मैंने आई को बोला 2, क्योंकि 1 तो वो नहीं हो सकता, आई को बोला 2, तो भाई 2 माइनस 1 कर दो, तो इससे पहले सिर्फ एक ही नंबर आ सकता है, ठीक है। और इसके बाद कितने नंबर आ सकते हैं आई के बाद? तो 6 माइनस 2 कर दो, तो उसके बाद 4 नंबर आ सकते हैं। कौन कौन से? 3, 4, 5, 6। अब आई को अगर मैं 4 बोलता हूं तो उसके पहले कितने नंबर आ सकते हैं? तो 4 माइनस 1 कर दो, तो 3 नंबर आ सकते हैं, 1, 2 और 3। और उसके बाद कितने नंबर आ सकते हैं? तो 6 माइनस 4 कर दो, तो 2 नंबर आ सकते हैं, 5 और 6। तो यहां पर नंबर ऑफ वेज आपको पता चल जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो यहां पर आप क्या करते हो, यहां आप लिखते हो समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 2। कहां से? आई इक्वल्स टू 2 से 5 तक, क्योंकि आई जो है वो हमारा सेकंड थ्रो है, वो 6 से बड़ा नहीं, 5 से बड़ा नहीं हो सकता और 2 से छोटा नहीं हो सकता। 2 और 5 के बीच में चलेगा, क्योंकि उसके बाद एक बड़ा नंबर भी चाहिए और उसके पहले एक छोटा नंबर भी चाहिए, ठीक है। तो आई इक्वल्स टू 2 से 5 तक 6 आई माइनस 1 इंटू 6 माइनस आई। यहां पर ये क्या है? नंबर ऑफ वेज। आई जो है वो तो एक ही वे में आ सकता है। कोई सा भी एक नंबर आपने सेलेक्ट कर लिया सेकंड थ्रो के लिए, कोई सा भी एक नंबर आपने सेलेक्ट कर लिया, तो वो एक नंबर एक वे में आ गया। लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग उसके पहले आने वाले जो नंबर्स हैं वो आई माइनस 1 वेज में आएंगे, और उसके बाद में आने वाले जो नंबर हैं वो 6 माइनस आई वेज में आएंगे। जैसे भी अपन ने एग्जांपल देखा कि हमने सेलेक्ट कर लिया आई की वैल्यू 3, तो 3 तो एक ही वे में आ सकता है, तो उसके लिए यहां पर अगर आपको तीनों को प्रोडक्ट करना है तो इंटू 1 भी लिख दो। ये सेकंड थ्रो का वे है, और उसके बाद थर्ड थ्रो के नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे 6 माइनस आई। सेकंड थ्रो एक वे में आया, हमने बोल दिया कि उसमें आई नंबर आया, आई को बोल दिया 3, ठीक है। तो उससे पहले आने वाले आई माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 यानी 2 वेज में आ जाएंगे, और उसके बाद में आने वाले 6 माइनस 3 यानी 3 वेज में आएंगे। तो यहां पर टोटल कितना हो जाएगा इसका? तो अब आप समेशन का फॉर्मूला, समेशन लगाते आता है ना आपको, तो आप यहां पर आई की वैल्यू 2 से लेकर 5 तक रखते जाओगे और सबको ऐड करते जाओगे। मतलब आप बोलोगे, जब समेशन आप रखते हो यहां पर, तो पहले भाई आई की वैल्यू 2 आएगी, 2 माइनस 1 इंटू, इस 1 को इसलिए मैंने पहले नहीं लिखा था क्योंकि आई जो है वो एक वे में सेलेक्ट हो सकता है, कोई सा भी एक नंबर, किसी भी एक नंबर का सेलेक्ट होने के वे क्या होता है? नंबर एक ही होता है, ठीक है। अब 6 माइनस आई आपने बोला, तो 6 माइनस आई मतलब कि यहां पर आई कितना था आपका? 2 था ना, 2 से सारो, तो 6 माइनस 2 हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 1 इंटू 6 माइनस 3, प्लस 4 माइनस 1 इंटू 6 माइनस 4, प्लस 5 माइनस 1 इंटू 6 माइनस 5। अब आई जो है वो 2 से स्टार्ट होकर 5 पर खत्म हो गया, क्योंकि आई की वैल्यू 2 से 5 तक हो सकती है। सेकंड थ्रो है अपना आई, सेकंड थ्रो है अपना आई, तो वहां पर वो 2 से लेकर 5 तक कोई नंबर हो सकता है, 2 से कम नहीं हो सकता और 5 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पहले एक कम वाला नंबर आ रहा है और उसके बाद एक ज्यादा वाला नंबर आ रहा है, और तीनों नंबर हमें चाहिए। अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो 2 माइनस 1 इज 1, 1 इंटू 4 इज 4, 3 माइनस 1 इज 2, 6 माइनस 3 इज 3, तो 2 इंटू 3 इज 6, 4 माइनस 1 इज 3, 6 माइनस 4 इज 2, तो 3 इंटू 2 इज 6, 5 माइनस 1 इज 4, तो ये आ गया 20 वेज। तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स आ गए आपके पास 20। तो फेवरेबल इवेंट्स कितने आ रहे हैं भाई? और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने आ रहे हैं? 216। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? एक ए इवेंट इसको बोलते हैं हम, तो वो कितनी हो जाएगी? 20/216। कैंसल आउट करना है तो कैंसल आउट कर लो भाई, तो ये कितना हो जाएगा? 5/4 5 20, 4 6 4 4 16, तो 5/54। ये है आपका फाइनल आंसर। क्या किया आपने यहां पर, तो थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये।
नहीं समझ में आएगा अगर, तो कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना, मैं एक और वीडियो बनाकर ट्राई करूंगा इसको आपको अलग तरीके से समझाने की। लेकिन मुझे लगता है कि इतना समझाने के बाद आपको समझ में आ गया होगा चीज। तो अब यहां पर क्या है, यहां पर आपको बोला गया है अ डाइस रोल्ड थ्राइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ लार्जर नंबर ईच टाइम देन द प्रीवियस नंबर। मतलब हमेशा पहले जो नंबर आया उससे ज्यादा आना चाहिए दूसरा, और दूसरे ज्यादा आना चाहिए तीसरा नंबर। तो अब इसको हमने बोला कि भाई एक डाइस को अगर 3 बार आप रोल करते हो तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाते हैं, तो वो हो जाते हैं 216 वेज। ठीक है, अब यहां पर 216 वेज जो थे वो टोटल हो गए, लेकिन हमारे फेवरेबल इवेंट कितने होंगे, तो मैंने बोला कि लेट जो आउटकम्स है वो सेकंड थ्रो में कितने आ रहे हैं, आई। ठीक है, अब वो कोई भी नंबर आ सकता है, सेकंड थ्रो में कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन वो 1 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा। 1 से बड़ा और 6 से छोटा क्यों, क्योंकि सेकंड से पहले एक नंबर आएगा जो कि उससे छोटा होना चाहिए, और पूरे डाइस के थ्रो में 1 से छोटा कोई नंबर नहीं होता है। तो जो लीस्ट नंबर जो फर्स्ट थ्रो में आ सकता है वो 1 है, और जो हाईएस्ट नंबर जो लास्ट थ्रो में आ सकता है वो 6 है। तो आई जो बीच में आ रहा है उसको 6 से छोटा होना पड़ेगा और 1 से बड़ा होना पड़ेगा। अब आई की वैल्यू जो है वो 2 से लेके 5 तक कुछ भी हो सकती है, बट हम यहां पर एक चीज देखते हैं कि अगर आई 4 होता है तो इससे पहले आने वाले नंबर्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3। इसके बाद में आने वाले नंबर कितने हो जाएंगे, तो बाद में आने वाले हो जाएंगे भैया 5 और 6। तो इसको मैंने जनरलाइज करने के लिए बोला कि यहां पर कितने नंबर ऑफ वेज हो जाते हैं जब कोई भी एक आई आपके लिए सेलेक्ट होकर आता है। तो आपके लिए अगर आई जो भी नंबर आता है उससे पहले आ सकते हैं आई -1 नंबर्स। आई -1 क्यों, क्योंकि 4 से पहले क्या आ रहे हैं, 1 2 और 3, 4 में से एक घटा दो। और इसके बाद आ सकते हैं 6 -i नंबर्स। तो 6 -i मतलब कि 6 में से 4 घटाओगे तो 2 नंबर आएंगे, यहां पर 2 ही आपको आउटकम्स मिल रहे थे, 5 और 6। अगर i 3 होता तो आप करते शुरुआत कैसे, 3 -1 से, मतलब 2 उससे पहले नंबर आ सकते हैं, 1 और 2 आ सकते हैं, आप देख लोगे। और 6 -3 मतलब i के बाद 3 नंबर आ सकते हैं, तो 3 के बाद कौन कौन से आते हैं, 4 5 और 6। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने के लिए मैंने इसी को फॉर्मूले में अरेंज किया और समेशन यहां पर लगा दिया। ठीक है, देखो अगर आई सेलेक्ट हो रहा है, कोई भी एक नंबर आई सेलेक्ट हो रहा है तो वो एक वे में हो सकता है। 4 सेलेक्ट हो रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, 6 नहीं आ सकता, 2 3 4 5 कुछ भी आ रहा है तो वो एक वे में आ रहा है, उसके लिए मैंने एक लिख दिया। वो आई आ चुका है, उस नंबर की वैल्यू आई आ चुकी है। ठीक है, अब उससे पहले आने वाले जो नंबर है वो कितने वेज में आ सकते हैं, तो वो आई -1 वेज में आई -1 वेज में उसके पहले वाले आ जाएंगे और उसके बाद वाले आ जाएंगे 6 -i वेज में। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आप यहां से निकाल सकते हो, मतलब टोटल कितने इसके डिफरेंट अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। अब हमने देखा कि भाई i की वैल्यू 2 से लेकर 5 तक जाएगी, इन सबको ऐड कर दो। तो यहां पर मैंने ऐड किया तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके फेवरेबल आउटकम्स आ गए 20, और जो हमने टोटल निकाल कर रखे थे वो थे 216 वेज। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 216 है और फेवरेबल आउटकम्स 20 हैं। तो आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। वो होती है प्रोबेबिलिटी भाई फेवरेबल अपॉन टोटल, तो 20/216 यानी 5/54 आपका आंसर है। क्लियर है बात, क्लियर करते हैं हम इसको। अभी जो क्वेश्चंस हैं जितने भी अभी अपन ने किए, आप यहां पर ये सोच सकते हो जरूर कि इस वीडियो में क्वेश्चंस हमने कम किए हैं, हमने कॉन्सेप्ट ज्यादा पढ़ लिए, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स हमने काफी इजी वाले अच्छे समझते हुए किए हैं। क्वेश्चंस यहां पर बहुत ही कॉन्सेप्चुअल हैं, आपको चीजें समझने में थोड़ा सा लॉजिक अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और 12th में भाई ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, और फिर जेई मेंस और एडवांस भी तो करना है, तो अच्छे क्वेश्चंस तो करने की आदत डालनी पड़ेगी ना। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी और मजा आया होगा इन क्वेश्चंस को करने में। अगर आपको ये चीजें समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई भी डाउट है इनमें तो आप जरूर मुझसे डाउट ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, या फिर आप यहां कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। क्लियर है बात, चलो तो आगे बढ़ते हैं अब यहां पर अपन। तो यही मैं बोल रहा था कि फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। इसके बाद जो चीजें चालू होंगी वो थोड़ी सी आपके लिए दिमाग को शांति देने वाली होंगी, क्योंकि उसमें आप डायरेक्टली फॉर्मूलेज वगैरह यूज करके चीजों को समझ पाओगे। ठीक है, तो इसके बाद एडिशन थ्योरम चालू होगी, तो हम नेक्स्ट वीडियो में एडिशन थ्योरम के क्वेश्चन करेंगे। वहां पर आपको सेट्स के जो कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए वो वैसे तो इस वीडियो में हमने रिवाइज कर लिया, लेकिन इससे पहले के जो आपने सेट्स वगैरह पढ़े होंगे या परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा और अपना जो प्रोबेबिलिटी वो पढ़ा होगा 11th क्लास में, वो सारी चीजें आप रिवाइज करके आना। आपको अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, ये वादा है मेरा। प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस भी करेंगे हम, तो हम अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको बहुत ही तगड़े तरीके से
अच्छे स्ट्रॉन्ग करके चलेंगे। इस बार एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये सोचकर काम नहीं करना है, हमको सिर्फ ये सोचकर काम करना है कि ये क्वेश्चंस इस बार एग्जाम में आए या ना आए, बट जेई मेंस और एडवांस्ड के लिए हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने में ये बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, और फिर आगे भी हमको बहुत सारी जगह भाई मैथ से लेकर चल रहे हैं, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने, प्रोबेबिलिटी आपको इंजीनियरिंग में भी मिलनी है और बहुत ही शानदार लेवल की मिलनी है। ठीक है, तो यहां पर अब बात करता हूं मैं कि अगर आपको सारे वीडियोस टाइम पर मिल जा रहे हैं, आप देख पा रहे हो सारी चीजों को अच्छे से, तो आप ऐसे चलते चलो और स्कोर करो फुल मार्क्स। लेकिन अगर आपको वीडियोस को ढूंढने में या देखने में कुछ भी परेशानी होती है तो आप magnetbrains.com पर जा सकते हो या फिर मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। दोनों ही जगह आपको सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी, केजी से लेकर क्लास 12 तक की, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, एनटीएससी हो या ओलंपियाड हो, सब कुछ मिल जाएगा, वो भी 100% फ्री है सब। आपको पता है आप क्लास 12 इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, तो उस पर जाकर क्लिक करना। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पर जितने भी 12th क्लास के कोर्सेज है सब आपको दिखने लगेंगे। मैथ्स आरडी शर्मा पर जाकर वॉच नाउ पर क्लिक करना। जैसे ही आप मैथ्स आरडी में वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे, मेरे जितने भी वीडियोस हैं वहां पर टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ आपको मिल जाएंगे। तो आपसे जो भी वीडियो छूट गया था या रिवीजन करना था और नहीं मिल पा रहा था, टाइटल पढ़ना, डिस्क्रिप्शन पढ़ना, वहीं पर क्लिक कर देना। मैं वहीं आ जाऊंगा आपको आराम से पढ़ाने, और कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा आपको, कोई एड्स अनवांटेड नहीं आएंगे, आराम से देखो पढ़ो। और एक और खबर भाई आपके लिए कि लगता है आपको कि आपको या आप किसी फ्रेंड को या किसी रिलेटिव को इस बात से फायदा हो सकता है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लॉन्च हो चुका है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, जहां पर आपको 100% फ्री एजुकेशन मिल रहा है। तो आप उस तक ये बात जरूर पहुंचाएं, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कोई नोटिफिकेशन वगैरह ना मिस करें। ठीक है, तो ऐसे पढ़ते हुए चले, क्योंकि वहां पर सारे के सारे सब्जेक्ट, सारी क्लासेस शुद्ध हिंदी भाषा में आपको मिल जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे लिए जो आपकी फीस है वो आपका प्यार है। जैसे कि हम यहां पर आपके लिए सारे वीडियोस बनाते हैं बड़े ही प्यार से, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं हमारे वीडियोस को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इसको शेयर, एकदम मतलब कि जैसे केजीएफ में गोली चलती ना धन 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 धन, वैसे ही शेयर तो आप तो दाग दिया करो अपने फ्रेंड्स के ऊपर। जहां जहां आप शेयर करोगे, जितना ज्यादा आप बांटोगे, उतना ही तो ज्ञान आपका भी बढ़ेगा। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ये आप कर सकते हैं। आपको मालूम है मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री और बहुत ही शानदार क्वालिटी के साथ, क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर की टीम है और दिन रात मेहनत करती है, तो इतना तो आपके साइड से बनता है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर एडिशन थ्योरम के क्वेश्चंस हम करेंगे सॉल्व, उसके कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग एंड टेक केयर।